हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं एक नया चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको बहुत से पॉइंट को पढ़ना है। तो जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम ये भी कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, एक नया नाम आपको दे दिया गया। फिर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ पढ़े उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है ना। तो आपने अभी तक क्या किया, डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया। तो अभी तक आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ क्या कहाँ करेंगे। तो आपको बता दे रहे हैं कि यदि अर्थमेटिक छोड़ दी जाए तो ये जो भी आप प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो अलजेब्रा कहते हैं जिसको, या जिसको कैलकुलस कहते हैं, या जिस समझ आ रही बात है, ये सब चीज़ें क्या होती है, दाल चावल बेचने के लिए नहीं होती है कि आप क्या कर लिए, किराना का दुकान कर लिए और वहाँ पर आप दाल चावल बेच रहे हैं। क्लियर हो रही बातें। ये सब चीज़ें क्या होती है, इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है। और कहाँ यूज़ की जाती है, यही इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। कम से कम 6 या 5 टॉपिक हैं जो वहाँ बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, मतलब एप्लीकेशन उसका कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। तो उसमें पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये टॉपिक ऑलरेडी आप फिजिक्स में कई बार डिस्कस कर चुके हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है कि एक्चुअली ये होता क्या। समझ में आ रही बात है। फिजिक्स में ये बार बार टॉपिक पढ़ाया गया है आपको, ये बार बार चीज़ें आती भी हैं, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। और मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाऊंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ होता क्या है। आप डिफ्रेंसिएशन में ये चीज़ पढ़े होंगे, dy अपन dx। ये मतलब जो डिफ्रेंसिएशन किया है वो हम बोला हज़ारों बार इसको लिखा होगा dy अपन dx को। अब इसके कई मतलब होते हैं, समझ में आ रही बात है। इसके कई मतलब होते हैं, इसी को हमको समझना है। पहला कि आप क्या जानते हो इसको, पहला आप ये जानते हैं कि ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। एक तो ये जानते हैं dy अपन dx क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा जानते हैं कि ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। अब कहोगे कि सर ये तो हम नहीं जानते। चलिए, ये नहीं जानते तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब किसी टेंजेंट को, स्लोप को भी डिनोट करता है। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब ये हुआ कि यदि y यदि किसी कर्व को डिनोट करता है और उस कर्व को जैसे ही एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो उस कर्व पे खींचे गए किसी टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करना शुरू कर देता। नहीं जानते मत जानिए, छोड़िए, इसको भी आगे पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। तीसरा है कि ये डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट x। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक चीज़ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहिए या रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट x कहिए, दोनों एक ही बात है। इसी को हमको पढ़ना है। अभी हम बता दिए कि इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ से ये निकला कि कुछ भी हो, यदि s है, ठीक ना, डिस्टेंस, सपोज दीजिए कि s क्या है आपका, डिस्टेंस है, और t यदि क्या मान लिया जाए, टाइम मान लिया जाए। ठीक है। और s एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस s, और इसको यदि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए ds अपन dt, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। या ये कह लीजिए कि इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ s पर
यूनिट टी, ये बोलेंगे, पर यूनिट टी बोलेंगे। और आप ये चीज़ पढ़े हैं, समझ में आ रही बात, इस चीज़ को आप वेलोसिटी कहते हो। क्या बोलते हो? वेलोसिटी या स्पीड, जो भी कह लो, ये वेलोसिटी होती है। समझ में आ रही बात है। और वेलोसिटी फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया है कि वेलोसिटी क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, उसके चेंज आ रहा है, वही क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितने अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, वही उसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है। आपको बताया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। और यही चीज़ आप फिजिक्स में लिखते आए हो, ds/dt, जहाँ पर s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और t क्या होता है, टाइम होता है। मतलब जैसे ही डिस्टेंस को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो, समझ में आ रही बातें। और यहाँ पर बस इतना ही आपको समझ लेना है कि यदि किसी चीज़ को, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, तो उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रही बातें। अब आपसे पूछा जाए कि एक एक्स है, कुछ भी है, कोई क्वांटिटी है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, या पर यूनिट टी आ जाएगा। तो ये चीज़ बात क्लियर हो गई आपकी यहाँ से कि यदि किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज यदि दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले वाले क्वांटिटी को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। और पूरे एक्सरसाइज, ये 6.1 एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है, ठीक है ना। अब क्लियर हो रही बातें। तो ये यहाँ तक हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। देखिए ये चीज़ तो आपको बताया जा चुका है कि dy/dx क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। लेकिन आपको शायद ये चीज़ ना बताई गई हो और नहीं बताया गया है, तो याद रखिएगा, इसको भी हम बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। एक इसमें एक्सरसाइज है, एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें हम डिस्कस कर देंगे कि dy/dx स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी गिवन कर्व पे। तो इसको नहीं समझ में आता तो कंफ्यूज मत होइएगा, छोड़ दीजिएगा। हमको ये पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कौन डिनोट करता है, y, dy/dx। मतलब ये हुआ कि यदि हमको y का रेट ऑफ चेंज निकालना था x के रिस्पेक्ट में, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और क्या करना है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यदि है आपका v, और v, समझ में आ रही बात, एक क्वांटिटी v है और आपसे कह रहा है कि v का क्या निकालिए, रेट ऑफ चेंज निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू r निकालिए। तो क्या करना होगा, v को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझ में आ रही बात, v को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक ना। अब मान लीजिए कि एरिया है a और उसको हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू r। क्लियर हो रही बात है। यदि r है, ये निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, r का t के रिस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। ये क्या डिनोट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। क्लियर हो रही बातें। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ से कि यदि किसी क्वांटिटी का किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ ए का रेट ऑफ चेंज हमने निकाला है आर के रिस्पेक्ट में। आर कुछ भी हो सकता है, आर रेडियस भी हो सकता है, आर क्या होती है, कोई लेंथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ए का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, ए का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में। यदि आर है और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में या टी के रिस्पेक्ट में हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आर को क्या कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इतना ही इसमें थियरी है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में
कि किसी भी क्वांटिटी का रेट चेंज निकालना है तो और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये था क्वेश्चन, मतलब ये थियरी थी पूरी। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। चलो देखो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक ना। ध्यान से देखिए, पहला एक्सरसाइज है आपका 6.1, इसी को करते हैं। मन लगा के पढ़िए, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि एक एक क्वेश्चन अब दिया है पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज इसका स्टार्ट हो रहा है 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन, पहले में आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में जो पहला है वो क्वेश्चन कह रहा है ए, फर्स्ट का ए, कि इसमें एक सर्किल है। क्या है, सर्किल है। तो सर्किल है तो सीधी सी बात है कि उसका रेडियस होगा कुछ आर। आर कितना दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में आर की वैल्यू 3 दिया है, ठीक ना। अब कह रहा है कि इस सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, जब आर कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो तब। ध्यान से देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो रेडियस आर होगा, मान लेते हैं कि लेट आर सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ। बहुत लोग के मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि 3 जब दिया है तो मान क्यों रहे हैं। देखो, पहले जनरलाइज में लिखेंगे, समझ में आ रही बात, और तब उसको पार्टिकुलर बनाएंगे। तो पहले हम ये 3 भूल जाएंगे, मान लेंगे कि इसका रेडियस आर है, और तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि उसका रेडियस क्या हो गया, आर सेंटीमीटर हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ये आ जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है आपसे कि इस एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर कह रहा है, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, इसको आर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आर के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, एरिया हम निकाल चुके हैं, जब रेडियस आर मान लिया तो एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्किल का ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि ए का मतलब एरिया का किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और यही होगा, कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, मतलब एरिया, और विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब रेडियस, ठीक है, ये होगा। क्लियर। तो यहाँ से ये दिख के जा रहा है कि हमको डी अपन डी आर निकालना है। तो डी अपन डी आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा डी ए बाई डी आर, और पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 2r हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। अब क्या करेंगे कि r की वैल्यूज़ में रखना होगा, क्योंकि हमको r इक्वल टू 3 पे निकालना था। हमें क्या निकालना था, r इक्वल टू 3 पर। तो डी ए अपान डी आर हम कहाँ निकालेंगे, r इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। तो पाई इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई। यूनिट भी होता है, देखो एरिया का यूनिट कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट कितना है, सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर की रेडियस चेंज पर एरिया के चेंज में कितना आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि रेडियस 1 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है तो उसके एरिया में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ जाएगा। कब, जब r इक्वल टू 3 होगा तब। ध्यान से देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट। और इसी में बी क्वेश्चन है, इसी में बी क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, जब रेडियस 4 हो तब, तो इसी में r इक्वल टू 4 रख देंगे। तो b के लिए भी क्या करना होगा, इतना पूरा पोर्शन लिखना होगा। ध्यान से देखिए, कितना पोर्शन यहाँ तक लिखना होगा, और इसी में जब हम r इक्वल टू लिखिए, पुटिंग r इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा,
dA/dr, r=4 पर कितना आ जाएगा पाई, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 पाई। और फिर इसका यूनिट कितना होगा, एरिया का यूनिट, एरिया बाई रेडियस है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पर सेंटीमीटर रेडियस चेंज पर उसके एरिया में 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब यही हुआ। तो 2 आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब दूसरा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 6.2 का पहला हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्यूब दिया है, तो क्यूब बना लीजिए। यहाँ पर समझने के लिए आप क्यूब बना लीजिए। ये क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ की इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम यदि आपको दिया है कि वॉल्यूम भी है, ठीक ना, और यदि वॉल्यूम भी है तो मान लेते हैं इसका डायमेंशन x है, ठीक ना। क्यूब है तो सारी डायमेंशन एक जैसी होगी, हो जाएगा। क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, इज इंक्रीजिंग। एक चीज़ और बताना भूल गए थे, उसको ध्यान से देखिए। यदि आपको कहीं पर dy/dt है, सपोज दैट, इसकी वैल्यू कुछ भी आती है प्लस में आता है, इसका मतलब क्या होगा, y इज़, इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कुछ भी आए पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब होता है कि y इज़ इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। और यहीं क्या आ जाए, dy/dt, यदि कुछ भी आए मतलब कितनी वैल्यू है निगेटिव आ जाए, मतलब y इज़ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये होगा। तो ये 2 बात भी ध्यान से देखिएगा। dy/dt की वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो आप बोलेंगे कि y इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज। रेट ऑफ चेंज 2 टाइप का होगा। रेट ऑफ चेंज मतलब उसके चेंज में का रेट क्या है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। हो सकता है कि वो डिक्रीज कर रही हो चीज़ें, समझ में आज बात है। हो सकता है कि क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा, बढ़ रहा हो, तो dy/dt क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। dy/dt निगेटिव होने का मतलब y इज़ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो रही बातें, बोलिए। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। dy/dt निगेटिव होने का मतलब y इज़ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dy/dt पॉजिटिव, y इज़ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक ना। तो ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि कहीं इंक्रीजिंग वर्ड दिया है, इसका मतलब dy/dt, यहाँ पर क्या दिया था कि इसका वॉल्यूम, ठीक ना, इंक्रीज कर रहा है। उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये भी आपको दिया है, शायद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो दिया है जो इंक्रीजिंग रेट, वो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इससे ये पता चल रहा है कि ये तो वॉल्यूम के लिए है, ये सेकेंड किसके लिए आता है, टाइम के लिए। मतलब आपको dV/dt दिया है। dV/dt मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या कह लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग आपको दिया है। भाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग यहाँ हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। y इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, या रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ y भी कह सकते हो, इसको समझ में आया। या इसको क्या कह सकते हो, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, और किस रेट से कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से कर। रेट नहीं यूज़ किया है, लेकिन इंक्रीजिंग एट रेट लिखा है ना, ध्यान से देखिए।
द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट, दिया है कि उसका रेट इंक्रीज कर रहा है और उसके जो दिया हुआ है उसके यूनिट्स हमको बता रहा है कि v बाई टी की बात हो रहा है, मतलब dv बाई dt की बात हो रहा है, और ये दिया है dv बाई dt कितना 8, ठीक ना। अब 8 प्लस में लिखेंगे, लेकिन यहीं पर दिया होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो डिक्रीज यूज किया होता तो -8 लिख देते, ठीक ना। भले यहाँ पर माइनस ना लिखा हो, लेकिन डिक्रीज वर्ड कर दिया है तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, माइनस यूज हो जाता है, लेकिन यूज़ क्या किया है, वो इंक्रीजिंग यूज़ किया है, तो इंक्रीजिंग क्या होगा, हमेशा कुछ भी आएगा प्लस में आएगा, डिक्रीजिंग होगा तो कुछ भी आएगा माइनस में होगा। तो ये दो बातें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि dy/dt का मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। आप ये भी कह सकते हो कि dy/dt का मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर ये लिख सकते हो रेट ऑफ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक ना। ये दो चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हो, या ये कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। पॉजिटिव आने का मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग आ गया है और निगेटिव आने का मतलब रेट ऑफ डिक्रीजिंग आ गया है। क्लियर हो रही बात है। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस क्यूब का वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज दिया है इंक्रीजिंग का, वो भी वॉल्यूम का दिया है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, dv/dt दिया है। मतलब dv/dt क्या कहेंगे, बोलो, इसी को ना बोलेंगे, रेट ऑफ भाई चेंज बोल लो। चेंज मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर लिया है, तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कहाँ से आ गया, यूनिट को देख के हमने पता कर लिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो इससे पता चल गया कि ये तो वॉल्यूम है, ये तो टाइम है, मतलब v को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v यहाँ पर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt, और यही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 दिया हुआ है। तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका डायमेंशन x सेंटीमीटर, लेट x सेंटीमीटर बी द एजेज ऑफ क्यू दिया है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यही होगा v=2। अब आपको dv/dt गिवन है, इसका मतलब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। क्लियर हो रही बातें। तो आप इसको कर लो। अब तुम कहोगे सर ये तो x के में दिया है, तो x के रिस्पेक्ट में ना क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले तो दिया है dv/dt 8, और निकालना क्या है ये भी देख लीजिए आप, ठीक ना। निकालना क्या है आपको, आगे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज। क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया। हाँ, कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया, यदि वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा ये निकालना है। अब यदि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा। और कुल मिला के यदि आपको ये दिया है, इसका मतलब v को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ही करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, इसलिए हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v का t के रिस्पेक्ट में dv/dt, और x क्यूब का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3x², और x का भी करना पड़ेगा भाई। अब तुम कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं चल रहा है। यदि x के रिस्पेक्ट में चला होता तो ये क्या हो जाता आपका dv/dx हो जाता, और ये केवल 3x² होता। लेकिन डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो dv/dt हो जाएगा, x³ का 3x² हो जाएगा, और x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt हो जाएगा। इसमें आपको ये चीज़ मालूम है तो ये रख दीजिए, ठीक ना। अब क्या करिए, इसको रखिए, देखिए होता क्या है, रखिए। तो 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 = 3x² dx/dt, और ये हो जाएगा dx/dt = 3x²/8। ये इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट, ठीक है। चलिए आप इधर मिटा रहे हैं, ठीक है।
अब ये बताइए कि आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। मतलब आपको यदि एस सरफेस एरिया है तो आपको ds/dt निकालना है, ठीक ना। तो अब लिखिए नाउ सरफेस एरिया S इक्वल टू कितना होता है 6x² होगा। कितने फेसेस होते हैं इसके, 6 फेसेस होते हैं भाई। सरफेस एरिया मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो 6x² होता है सरफेस एरिया इक्वल टू। लेकिन हमको ये चाहिए, इसका मतलब इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो कर दो। तो क्या होगा ds/dt 6x² का 2x और x का क्या होगा dx/dt हो जाएगा। अब देखो इसका यूज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ यूज हो जाएगा। कैसे यूज होएगा, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, ये गड़बड़ क्या हो गया है, इसको इधर डिवाइड करोगे तो 8/3x² आएगा, ये फर्स्ट, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। अब dx/dt की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ध्यान से देखिए, इसको निकालने का एक ही मतलब था कि जब हम ds/dt निकालते तो ये तो ज़रूर आता, और ये आएगा तो कहाँ से यूज हो जाएगा, यहाँ से यूज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ds/dt इक्वल टू 6 × 2x × 8/3x², और ये हो जाएगा आपका 32 और बाई x। अब आपको दिया भी होगा, कब आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। कब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है, नहीं 12 सेंटीमीटर पे। तो आप क्या कर देंगे 12 रख देंगे। एज की लेंथ कितनी है 12 है, तो रख जो। सब कुछ सही चल रहा है ना, एक मिनट। 3x² हो जाएगा, आपको दिया हुआ है dB/dt 8 सेंटीमीटर, 8 रख दिया, ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पर हो जाएगा 6 कॉमन 2x dx/dt की वैल्यू 8/3x³। ये 3 से 2 2 जा 4 8 चौका 32, ये होगा 32/12। अब ध्यान से देखो 12 कहाँ से आया, x आपको दिया हुआ था, क्या x दिया हुआ था, आप दिया हुआ था कि x मतलब एज जब 12 सेंटीमीटर है तब निकालना है, तो x की वैल्यू 12 रख दो। इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24, ठीक है, और 32 को डिवाइड करना है ना, तो 12 दूना के 24 8 12 छक 72। तो मान लो कि छोड़ दो, इतना ही लिख दो, इसको कटा दो, तो 16/6 8/3 a, और ये हो जाएगा इतना 8/3 आ जाएगा। और s की यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और t मतलब टाइम का होता है सेकंड। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो रही बातें। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, कहीं एरर भी हो सकता है। बट इतना ही आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। अब दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक सर्किल है और उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज दिया हुआ है, दिया यूनिट देख लेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस के इंक्रीज होने का यूनिट है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए कि रेडियस, ये सेंटीमीटर है, रेडियस का यूनिट क्या होता है, मतलब लेंथ है तो सेंटीमीटर होगा, सेकेंड टाइम का है, और ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है इस रेट से,
तो ये पता चल गया ना कि किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, टाइम दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर अपन डी टी डिनोट होगा, और ये आपको दिया है 3 दिया है। अब इसको प्लस में लिखेंगे इसलिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग दिया है। यदि यूज किया होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग तो यहाँ -3 लिखते, भले ही वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन डिक्रीजिंग वर्ड ही निगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है, इंक्रीजिंग हुआ है, तो इंक्रीजिंग हुआ है तो प्लस में ही लिख देंगे। तो आपको ये दिया हुआ है डी आर अपन डी टी दे चुका है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इक्वल 10। आप जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 3rd नंबर, लेट r बी द, इसको इस तरह लिखें, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्किल एट एनी टाइम, लिख देंगे एनी टाइम t, किसी टाइम t पर उसका रेडियस r है। क्लियर है। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज, मतलब आपको पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ए पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में। यदि उसका रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज होगा, मतलब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो क्या कर देंगे हम, डी ए अपन डी टी, पाई कामन 2r, और ये हो जाएगा डी आर अपन डी टी। अब देखो ये चीज़ आपको मालूम है, क्वेश्चन में दिया है पहले से, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेडियस कितना दिया है, 3, तो इसको 3 लिख दीजिए तो हो जाएगा पाई 2 इंटू आर इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 पाई आर आ जाएगा, आ गया। अब लेकिन हमको ये चीज़ कहाँ निकालनी है, जब r 10 हो तब। तो बहुत आसान है, यहाँ पर इसमें r की वैल्यू 10 लिख लीजिए तो आ जाएगा 16 पाई। अब एरिया का यूनिट कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है तो उसका एरिया r इक्वल टू 10 पर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज क्यों कहेंगे, क्योंकि प्लस में आया है, यदि माइनस में हुआ आया होता तो आप बोलते कि वो डिक्रीज कर रहा है। ये बातें समझ में आई आपको, तो आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रही बात। तो ये रेट ऑफ मेजर है, और ये आप लोग अच्छे से, मैंने इसको समझा दिया है, 3 क्वेश्चन भी कर दिया है। टोटल इसमें आपके 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन है। एक दिन मैं और क्लास लूँगा, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊँगा, ठीक ना। आज इतना ही। एग्जाम्पल यदि पढ़ते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्या गिवन है ये खोजना है, क्या दिया है ये खोजना है। यदि इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर लिया है मतलब क्वांटिटी क्या होगी, प्लस में लिखी जाएगी। यदि डिक्रीजिंग लिख दिया है और भले ही वो क्वांटिटी प्लस में दिख रही हो, लेकिन जब यूज़ करेंगे तो उसको निगेटिव में, जैसे कहीं दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ, रेट ऑफ डिक्रीजिंग यदि कहीं यूज़ कर लिया है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ x इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। यदि कि x का रेट ऑफ डिक्रीजिंग कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये तो पता चल गया कि x का रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, मतलब और किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx अपन dt हो जाएगा ये बात। दूसरी बात है, चूँकि डिक्रीजिंग यूज किया है तो dx अपन dt की वैल्यू, भले ही ये 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब dx अपन dt लिखेंगे तो -4 लिखेंगे। समझ में आ रही है, dx अपन dt -4 इसलिए लिया गया है कि x डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिक्रीज वर्ड यूज़ कर दिया, यही निगेटिव को डिनोट करता है। तो कहीं भी dx अपन dt यूज़ करेंगे तो -4 करेंगे। और यदि कहीं आ गया कि dA अपन dr इक्वल टू -5, ठीक ना, इसका मतलब हो गया कि ये एरिया है, यदि ये रेडियस है तो आप बोलोगे कि ये है रेट ऑफ
डिक्रीजिंग ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यदि डी अपन डी आर कैलकुलेट करो तो -5 में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। नेगेटिव आने का मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग है। क्लियर हो रही बातें। और यदि इंक्रीज यूज़ किया है तो हमेशा प्लस में यूज़ करेंगे। प्लस में आता है मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बात और है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी अपलोड होने के बाद इसको आप देख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर नेक्स्ट डे क्लास होगी। नेक्स्ट डे क्लास में आपको इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे मैं डिस्कस करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी बच्चों को, दूसरे स्कूल के भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली पब्लिक के बच्चे को ही। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नहीं, मैंने परसों इसी टॉपिक के क्वेश्चन को लेकर। समझ में आ रही है। 2 दिन लगेगा इसमें, 1 दिन और लूँगा तो मैं सारे क्वेश्चन इसमें जो भी आपको टफ़ लग रहा होगा उसको मैं डिस्कस कर दूँगा। क्लियर। एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है तो एनसीईआरटी खोल के बैठिए सामने। पहला टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, क्या था, रेट मेजर या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ था, या डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। क्लियर हो जाए। किसी भी फंक्शन के किसी भी क्वांटिटी के डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, रेट मेजरर बोलते हैं। क्लियर हो रही बातें। पूरी कहानी हमने समझाया है, पूरी थियोरी भी हो गई और 3 क्वेश्चन पर इस पर हो गया। तो आशा है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देखे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।